नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर लुबाना कमाल हैं, जो हमारे साथ आज गुर्दे की खराबी में होम्योपैथी के रोल के विषय पे चर्चा करेंगे। अ, एक छोटा सा परिचय देते हुए, हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर लुबाना कमाल। ये एसोसिएट प्रोफेसर है जेएलएन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में। एंड इनके एनजीओ के थ्रू इन्होंने काफ़ी रीनल फेलियर, जो गुर्दे की खराबी है, उसके बारे में अपना अवेयरनेस क्रिएट करा है। ये एक सिर्फ ऐसे लौते इंसान हैं जिन्होंने एक रिसर्च पेपर किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लीगा में 2011 में, जहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर विद होम्योपैथी को प्रेजेंट किया था। इनका एक्सपीरियंस 2 डेकेड 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये काफी एक्टिव हैं, प्राणिक हीलर हैं, ड्रीम एनालिस्ट हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। उसके अलावा ये काफी मीडिया में, टीवी में डिबेट करते हैं, एडिटर हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो she is a bundle of personalities. So very fortunate to have you, डॉक्टर लुबना कमाल। हमारी खुशनसीबी है कि आप आए, और आप आए हैं हमारे को हमारे इस प्लेटफॉर्म में और हमारे साथ एक सेशन कर रहे हैं। तो आगे हम आपको ये मंच करते हैं कि आप अपना क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज क्या सबको आ रही है? हाँ जी, क्लियर है सर। ऑल राइट, आई थिंक ये हिंदी में ही इसमें बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। सो मैं ये बताना चाहूंगी कि IFPH जो प्लेटफॉर्म है उस पे इससे पहले भी मैं 4 वेबिनार्स ऑन द सेम टॉपिक में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और टॉपिक वाज द सेम, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीनल फेलियर, कैसे उसका मैनेजमेंट हो, कैसे उसकी डाइट हो रीनल फेलियर के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज प्रोबेबली, मतलब ये शायद मेरा 5वां वेबिनार है IFPH के साथ। अच्छा, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन? आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट एक्चुअली, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन? हमारी दरख्वास्त है सारे पार्टिसिपेंट्स के कि वो प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें। हाँ, एंड IFPH host tech, please, if possible, keep everyone muted except for the speaker. Thank you. Sorry, doctor. So who's operating the PPT? I would be operating the PPT. Okay. Thank you so much. So please next slide please. ये तो आज का टॉपिक है और इसमें नीचे IFPH का नाम भी है। ये मेरे क्लिनिक के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। लाइक हमारी इससे पहले और भी जगह क्लिनिक्स थी, कोविड के बाद से यही 3 जगह हैं, और there's a team. There's my senior Dr. Mohan Singh. His name is mentioned over there. So next slide please. मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी, और ये सर्टिफिकेट दिखाने का पर्पस ये है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कभी कभी, और उनका मतलब उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है कभी कभी। सो सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में तो आयुष डॉक्टर्स को अलाउड ही नहीं था कोविड के पेशेंट्स को देखना, उनको टच भी करना। सेकेंड वेव में हम लोगों को अलाउ हो गया था, और लाइक हम लोग सब लोग घर के अंदर ही बैठे हुए थे। एंड मैं उस वक्त सेकेंड ईयर BHMS की क्लास लेती थी ऑनलाइन। तो आई जस्ट डिस्कस विथ माय स्टूडेंट्स कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू हम लोगों की हेल्प करें कोविड में, दोज हु आर डीलिंग विद कोविड। तो मतलब आई थिंक काफी सारे बच्चे, 20-30 बच्चों ने अग्री किया, और फिर हम लोगों ने उसमें कोविड के लिए एक हेल्पलाइन व्हाट्सएप मैसेजेस पे और फेसबुक वगैरह पे सर्कुलेट किया, और उसमें बहुत सारे लोगों ने इंडिया में, ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया और इंडिया से बाहर भी लोगों ने कांटेक्ट किया, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ
हम व्हाट्सएप कर देते थे दवाइयाँ, और लोग वहां से इधर उधर से खरीदते थे। सो ये जो संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन में बेस्ड है, इनको कहीं से पता चला, एंड देन दे उन्होंने ये हम लोगों को ये अवार्ड, मतलब ये सर्टिफिकेट अवार्ड किया। सो व्हाट आई वांटेड टू से कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत इनसिग्निफिकेंट हमें लगती हैं, बट उसका इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है कभी कभी। एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक केस था, हालांकि टॉपिक हमारा रीनल फेलियर है, बट आई जस्ट वांटेड टू एवरीवन टू गो थ्रू दिस टू कोविड केसेस आल्सो। सो ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन इस पेशेंट का 50 to 60% था, जो कि बहुत ही ज्यादा लो था। अलीगढ़ में ये पेशेंट बेस थी, और कुछ दिन पहले ही उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी कोविड की वजह से, और बहुत ज्यादा परेशान थे बिकॉज हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, और इनके घर वालों को लग रहा था कि अब ये भी चली जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये इनका सीटी स्कोर है, जो कि बहुत ही बुरा था। फर्स्ट जो सीटी स्कैन है 22/25, बहुत ही ज्यादा स्कोर था, और कुछ दिनों के बाद ही वो घट के 13 हो गया था, और उसके बाद भी इन्होंने एक और सीटी स्कैन करवाया था, उसकी अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट्स नहीं है मेरे पास, उसमें घट करके वो 7 के आसपास हो गया था। एंड नेक्स्ट प्लीज। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि मुझे क्या देना चाहिए है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज मालूम थी कि इनकी सिस्टर की डेथ हुई है, और उससे वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। तो मैंने एस्पिडोस्पर्मा तो लिखा ही था, बट वो किसी को मिल नहीं रहा था उस समय मार्केट में। सो आई प्रिस्क्राइब्ड इग्नेशिया, कि आप तब तक इग्नेशिया देना स्टार्ट करो, और इग्नेशिया देते ही फर्स्ट डोज से ही थोड़ा सा ऑक्सीजन का सैचुरेशन हल्का हल्का स्टेबलाइज होने लग रहा था। जिस तरह से ड्रॉप हो रहा था उस तरह से, मतलब वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, एंड बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट रहा, एंड द पेशेंट इज परफेक्टली ऑल राइट टुडे। आज के दिन में वो पेशेंट हैं और पूरी तरह से ठीक हैं, और उनको हॉस्पिटल एक बार भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की उनको जरूरत नहीं पड़ी। पूरा का पूरा केस घर में ही मैनेज हुआ, और यही दवाइयों से मैनेज हुआ, होम्योपैथिक की जो सिंपल सी मेडिसिन हैं उनसे ही। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे नेबर हैं, हमारे 3rd फ्लोर पे रहते हैं हमारे घर में ऊपर, और ये फर्स्ट कोविड का पेशेंट था, क्योंकि इनको भी हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिला था, और ये पहले से हमारा ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो इनको डरा दिया किसी नेफ्रोलॉजिस्ट ने और पल्मोनोलॉजिस्ट ने कि अब आपको जो है वो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही किडनी है और क्रेटिनिन हाई था इनका, पहले भी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, इट्स रिटन देयर, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स चल रही थी ऑलरेडी। एंड बेस्ड ऑन हिज सिम्टम्स, आई ऑलरेडी जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दे रहे थे। नेक्स्ट प्लीज, आई वांट टू शो। ये इनका एक्सरे था, ये इनका सीटी स्कैन की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट प्लीज। और ये ब्लड की रिपोर्ट थी, जिसमें कि डी डाइमर बहुत ज्यादा था। आप लोग देख सकते हैं क्रेटिनिन उस वक्त पहली रिपोर्ट थी तो उस वक्त 3 था, उसके पहले 1.6 1.7 ऐसे करके रहता था, बट कोविड होते ही थोड़ा सा वो बढ़ा था। सीआरपी वाज आल्सो वेरी हाई। आगे प्लीज। नेक्स्ट। तो ये कुछ दिन के बाद की रिपोर्ट है, जिसमें कि क्रेटिनिन एक्चुअली कम हुआ था, जबकि उनको डरा दिया गया था कि आपका क्रेटिनिन बहुत तेजी से शूट करेगा और आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। तो जब इनको काफी रिलीफ हो गया, घर में ये मैनेज हो गया, तभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि और पेशेंट्स को हम देख सकते हैं कोविड के। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिपर्टोरियल चार्ट है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इनका ट्रीटमेंट मैं पहले से कर रही थी, एंड उसकी वजह से वो स्टेबल थे। यूटीआई की जो रिकरेंस था वो काफी कम था, क्रेटिनिन स्टेबल था, और बाकी भी सारी चीजें इनकी सब कुछ स्टेबल चल रही थी। तो हमने इन सिम्टम्स के बेसिस पे ऑलरेडी फॉस्फोरस चल रही थी इनकी। हमने जब वो कोविड के लिए आए तो फॉस्फोरस का जो भी हम पावर दे रहे थे उससे हमने नेक्स्ट उसका पावर दे दिया था। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक इट वाज 0/8। हाँ,
सो फॉस्फोरस उससे पहले 0/7 या 0/6 चल रही थी, और मैंने फिर कोविड में जब उनकी सिवियरिटी सिम्टम्स की देखी, तो फिर हमने उसका पावर जो है वो 0/8 कर दिया था। एंड दैट पेशेंट इज ऑल्सो, मतलब आज के दिन में वो हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा। जैसे कि बाकी लोग बताते हैं कोविड के बाद से कि वो बहुत वीक हो गए हैं, या हेलो किसी को। हेलो, वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए, तब आएगी आई थिंक। So this was the second case. Next, please. I always root, like मैं हमेशा ये बोलती हूँ बार बार सारे के सारे जो सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों के लिए स्पेशलाइज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही मैंने मतलब सीखा है कि जो लाइक पिछले 20 साल से मैं एक बीमारी के ऊपर काम कर रही हूँ। सो मुझे उसका मैनेजमेंट एक तो बहुत अच्छी तरह से आ गया है। अभी जो मैं पेशेंट को बताती हूँ, पेशेंट बताता है कि यही नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी बताया है, या यही उनके किसी डिजीज में या किसी ऑर्गन में स्पेशलाइज करते हैं, तो आपको उसका मैनेजमेंट जो है। हेलो, ऑडिबल? And in between you got muted, doctor. So अच्छा, ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, यही मैं अपनी कोलीग्स को भी बोलती हूँ। आई रिसेंटली, आज ही मैंने एक आर्टिकल नेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी में सबमिट किया है। क्यों कि एक यही लखनऊ के ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक पेशेंट था जिसका क्रेटिनिन 6 था, वो उनके पास गया, और उसके बाद जब बहुत बढ़ गया क्रेटिनिन और यूरिया, 450 यूरिया हो गया और 27 क्रेटिनिन हो गया, तब उन्होंने जो है पेशेंट को बोला कि अब आप जाके डायलिसिस करवा लीजिए। सो हम कब तक लाफिंग स्टॉक बने रहेंगे मॉडर्न मेडिसिन के? मतलब हमको अगर कोई चीज नहीं आती है तो वी शुड मेक एन एफर्ट टू लर्न इट, और उसके बाद उसको फिर प्रैक्टिस करें। और हमें अपनी लिमिटेशंस पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक पेशेंट को डील कर सकते हैं, कितनी बड़ी पथरी हम ट्रीट कर सकते हैं, कितना क्रेटिनिन हम मैनेज कर सकते हैं बिना डायलिसिस के। सो दिस इज व्हाट द स्लाइड इज अबाउट, कि अगर हम एक पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक डॉक्टर हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। आई सी होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो बच्चे को भी देख रहे हैं, वो फीमेल्स को भी देख रहे हैं, वो ओल्ड लोगों को भी देखने लगते हैं, फिर वो प्रोस्टेट भी देखेंगे, स्टोन्स भी देख रहे हैं, कैंसर भी देख रहे हैं। दिस इज नाउ हाउ इट, नॉट हाउ इट वर्क्स। इस तरह से आप पेशेंट को सही मैनेजमेंट और सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे अनलेस एंड अनटिल कि आपको किसी एक चीज में महारत हो, किसी एक चीज में आपका एक्सपर्टीज हो। एक से ज्यादा हो सकती है, बट यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द डिजीजेस। So the second point for why I say that there should be specialist OPDs, तो उसमें डेटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, कि हम लोग काम सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हम रिपोर्ट्स को, डेटा को बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं। जब आप एक किसी स्टडी पे फोकस करेंगे तो आपके पास ज्यादा डेटा होगा, आप उसको पब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और उसके बाद जो है हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है कि जैसे पीजी की सीट्स बहुत कम है हमारे पास, स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स बहुत कम हैं। हमारे पास गायनी में होना चाहिए पीजी, हमारे पास स्किन में बहुत अच्छे से पीजी हो सकता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि पीजी होना चाहिए है, बट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं है, हमारे पास उतने रिसर्च पेपर्स नहीं है, जबकि बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योर कर लेते हैं। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सभी लोगों को चाहिए कि वो एक स्पेशलाइज भी करने की कोशिश करें, और स्पेशली दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
दिस इज अनदर, ये एक और सर्टिफिकेट है जो कि हम लोगों को अभी इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से अवार्ड हुआ है मलेशिया की तरफ से। और इसमें उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि हमने अप्लाई किया था कि हमने सबसे ज्यादा रीनल फेलियर के पेशेंट्स होम्योपैथी से ट्रीट किए हैं, सो नो वन चैलेंज्ड इट, सो हम लोगों को ये सर्टिफिकेट अवार्ड हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज अबाउट रीनल फेलियर कि क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या होता है। एक अक्यूट रीनल फेलियर होता है और उसमें ही कई बार ऐसा होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स लाइक अक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट आया और महीना 2 महीने के अंदर वो ठीक हो गया, तो होम्योपैथ बहुत सारे कहते हैं कि हमने रीनल फेलियर सही कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है। 3 महीने तक अगर लगातार क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है नॉर्मल रेंज से ज्यादा, तभी उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। 3 महीने से अगर कम है तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर नहीं कहेंगे, या तो अक्यूट कहेंगे या तो फिर अक्यूट ऑन क्रॉनिक कहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सिम्टम्स के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। व्हाई? बिकॉज आप उसको आगे बढ़ाइए, सारे सिम्टम्स आ जाएंगे प्लीज। यस। सो ये क्यों डाला है मैंने, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि 23 और 24 क्रेटिनिन लेकर के आए। ऑडियो। एक्सक्यूज मी। सो 23-24 पर पेशेंट आया, बट उसको एक भी सिम्टम नहीं था। वो पेशेंट लखीमपुर खीरी का 26 साल का 27 साल का लड़का था और वो कुछ बहुत ही ट्रिवियल सी कंप्लेंट लेकर के आए थे। और उसके बाद जब उनका मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो 250/150 था। फिर क्रेटिनिन जब उनका चेक करवाया तो वो 25-26 निकला था। तो ये बहुत ही इंसिडियस बीमारी होती है। क्रेटिनिन 5-6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। कभी कभी बहुत ही जो फर्स्ट सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं वो जनरल सिम्टम्स होते हैं वीकनेस के। जो दूसरा सिस्टम अफेक्ट होता है रीनल फेलियर में, वो जीआईटी होता है। पेशेंट को भूख लगना थोड़ा कम हो जाएगी, नौशिया वॉमिटिंग हल्का फुल्का हो सकता है, और उसके बाद फिर यूरिनरी और न्यूरोलॉजिकल और बाकी सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। बट शुरुआत के जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने ट्रिवियल होते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ मिस करे जा सकते हैं। तो इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें हमेशा ब्लड प्रेशर तो देखना ही चाहिए, शुगर देखना चाहिए और उनका कभी कभार चेकअप करवा देना चाहिए। जैसे अभी हमने एक 15 दिन की रथ यात्रा यहाँ पर निकाली थी लखनऊ में, तो हमने रैंडम लोगों का चेकअप किया फॉर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, एंड इतने सारे लोगों का उसमें लाइक सीएम की सिक्योरिटी में जो लोग थे, मतलब सीएम हाउस के बाहर जो लोग सिक्योरिटी में थे, हमने वहां पर भी कैंप किया था। सो बहुत सारे लोग थे कि जिनकी शुगर 400 थी, जिनका कि ब्लड प्रेशर मतलब 200 के आसपास था, 180 था, और उनको कुछ भी नहीं पता था। और उनमें से कई लोगों को हमने स्क्रीन करा, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उनका यूरिनरी एल्बुमिन और क्रेटिनिन चेक कराया तो वो रेज था। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीएम सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं वो बहुत हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। जो पुलिस वाले वहां पे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उनके बार बार टेस्टिंग होती है, बट उसके बावजूद भी कभी कभी इस तरह की चीजें मिस हो जाती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल्स, विच इज द मेजर कॉज। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है वो यही होता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी एंड स्टेज रीनल डिजीज की बात करते हैं कि हम क्यों इस स्टडी में गए, या मतलब हमने क्यों स्पेशलाइज किया, मैं और जो भी मेरे सीनियर्स हैं या मेरी जो टीम है। तो वो एंड स्टेज रीनल डिजीज के जो पेशेंट्स हैं इंडिया में वो 260 पर मिलियन पॉपुलेशन में है, जिनमें कि सिर्फ 6 लोगों को का इलाज हो पाता है, 6 लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है। बाकी 254 जो लोग होते हैं दे आर लेफ्ट टू फेट फॉर डेथ। वो उनको वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। वो डेथ के लिए, मौत के लिए वेट करने के लिए वो करते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर होम्योपैथी का बहुत ही बड़ा रोल है। और इसमें सिर्फ रीनल फेलियर में नहीं, इस तरह का डेटा, इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत सारी और बीमारियों में भी हैं। जैसे सिरोसिस है तो कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के साथ
पैथोलॉजिकल भी प्रिस्क्राइबिंग करती हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर आपका सिमिलमम का चुनाव सही है, अगर आपने सही सिमिलमम को सिलेक्ट कर लिया है, तो सिरोसिस को मैंने पूरी तरह से रिवर्स होते हुए देखा है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 अल्ट्रासाउंड है मेरे पास पेशेंट के, एक में जिसमें सिरोसिस है, दूसरे में इंप्रूवमेंट है और तीसरे में सिरोसिस बिल्कुल गायब हो गया है। सो नॉट जस्ट किडनी फेलियर, बल्कि और भी बहुत सारी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनको कि अगर सीरियसली डील किया जाए तो डेफिनेटली होम्योपैथी बहुत आगे जा सकती है और होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक ट्रैप है, ये एक सर्कल है, एक साइकिल है एक तरह का, जिसमें कि पेशेंट जो होता है किडनी फेलियर का वो ट्रैप हो जाता है। जब डायलिसिस होता है तो फिर प्रोटीन लॉस होता है, प्रोटीन के अंदर टूट फूट होती है बॉडी में, फिर प्रोटीन जैसे ही कम होता है, एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन होता है, तो वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है, जिसके के लिए उसको पेशेंट को बताया जाता है कि अब आप हाई प्रोटीन डाइट खाइए। जैसे ही वो प्रोटीन को बढ़ाएगा वैसे ही उसका यूरिया बढ़ जाएगा, जैसे ही यूरिया बढ़ेगा तो वैसे ही उसको डायलिसिस के लिए फिर से जाना पड़ेगा। सो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसमें कि पेशेंट हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर होम्योपैथी काम करती है और यहाँ पे मैं एक बात ये भी बता दूं कि यूरिया को कम करने के लिए यूरिया 30 या यूरिया 200 इज वेरी यूजफुल। अपार्ट फ्रॉम लाइक बहुत सारी और मेडिसिन यूज होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बट स्पेसिफिक अगर किसी का यूरिया केवल बढ़ा हुआ है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग्स में अक्सर होता है, तो उसके लिए यूरिया मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ इम्प्रूव्ड केसेस हैं रीनल फेलियर के, थोड़े से हैं, मतलब वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं, वी हैव ट्रीटेड लाइक ओवर 20,000 केसेस, तो सबका डेटा वो तैयार करना पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द केसेस। नेक्स्ट प्लीज। ये एक 22 साल का लड़का था, ये बिहार का था और इसको भी कोई सिम्टम, कोई खास सिम्टम नहीं था, बस थोड़ा बहुत वेट लॉस था, थोड़ा बहुत वीकनेस वगैरह था। उसका फिर ब्लड प्रेशर जब चेक हुआ तो वो पता चला कि ज्यादा है, फिर बाकी के टेस्ट वगैरह हुए। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी क्योंकि 22 साल का लड़का था, बट वो बड़ा स्पिरिचुअल और बड़ा रिलीजियस था, बहुत मन लगा करके पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था और उसको वैसे ही सपने आते थे। उसके अलावा अनेबल टू श्रीक जो सपना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पेशेंट चाह रहा होता है कुछ बोलना सपने में और वो बोल नहीं पाता है, और ये में मेंटल्स और जो जनरल्स होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने जो देखा है प्रैक्टिस में कि वो अगर कोई क्लियर कट ड्रीम है या कोई क्लियर कट फियर है या पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई बहुत क्लियर कट सिम्टम है, तो उस पे बेस करके आप जब सिमिलम का चुनाव करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट प्लीज। ये पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि क्रेटिनिन पहले 13 समथिंग था और उसके बाद फिर 1 साल में लगभग 2.5 के आसपास आ गया था। नेक्स्ट प्लीज। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये है क्योंकि उसको दोनों ड्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अनेबल टू श्रीक वाला भी ड्रीम का सेम फ्रीक्वेंसी था और रिलीजियस ड्रीम्स का भी सेम फ्रीक्वेंसी था, मतलब दोनों ही ड्रीम्स बहुत फ्रीक्वेंट थे। और क्रेविंग्स जो पेशेंट की वो सल्फर टाइप थी, पर्सनालिटी जो है वो कुछ कुछ आर्सेनिक टाइप था कि उसको बहुत सब चीज ऑर्डर में चाहिए था, सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े उसके बड़े साफ सुथरे पहनता था। सो आई गेव हिम, नेक्स्ट प्लीज, आर्सेनिक सल्फेटम। और मैं ये बताना यहाँ पे चाहूंगी कि ये बहुत ही बड़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। मैंने इसको फाइब्रॉइड्स में यूज किया है, मैंने इसको कैंसर्स में यूज किया है, स्किन के बहुत सारे अफेक्शंस में यूज किया है, नॉट जस्ट विटलिगो, और रीनल फेलियर में तो ओवर एंड ओवर कई बार मैंने इसको यूज किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आर्सेनिक सल्फेटम का पेशेंट या तो हॉट होता है और या फिर एम्बिथर्मल होता है। आर्सेनिक सल्फ रूबर जो होता है वो चिली होता है, बट आर्सेनिक सल्फेटम ये जो मैंने इंडिकेशंस यूज किए हैं यही मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज करती हूँ। और आर्सेनिक सल्फेटम इनडिस्पेंसिबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एंड 50 मिलिस्मल स्केल में अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुझे उसको 30 में देना पड़ा, अदरवाइज यूजली मैं 50 मिलिस्मल में ही मेडिसिन देती हूँ। नेक्स्ट प्लीज।
ये एक और पेशेंट हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी इनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। ही वॉज अंडरगोइंग डायलिसिस, कुछ इनको अक्यूट प्रॉब्लम हो गई थी। और ये जो नवाब ऑफ अवध की जो फैमिली है, ये उसको बिलोंग करते थे। कई मूवीज में इन्होंने एक्ट किया था और ये बेड रिडन थे। सबसे बड़ी बात ये है कि व्हील चेयर पे चलते थे, मतलब वो ये सोशलाइट थे लखनऊ में। सारे सोशल जो भी इवेंट्स होते थे उसमें ये जरूर होते थे। और 72 इयर्स इनकी एज थी। और ये व्हील चेयर पे एक तरह से वो हो गए थे और बेड रिडन हो गए थे। बहुत मुश्किल से इनको उठाना बिठाना कहीं ले करके जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ये बहुत, उसकी वजह से, रीनल फेलियर की वजह से कम बल्कि उसकी वजह से ज्यादा ये परेशान रहते थे। इनको बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था कि लोग हमें व्हील चेयर में देख रहे हैं। सो इनके जो सिम्टम्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे, लाइक ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स। इनको अभी भी 72 इयर्स की एज में एग्जाम्स के सपने आते थे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या लिख नहीं पा रहा हूँ, या पेपर छूट गया है। उसके अलावा रिलीजियस ड्रीम्स भी इनको आते थे। फ्यूचर इवेंट्स के ड्रीम्स जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि पेशेंट को पहले से दिख जाता है कि क्या होने वाला है। उसके अलावा क्रेविंग, इनको हर चीज की, लगभग हर चीज की मतलब इनको पसंद था। खाने पीने के बहुत शौकीन थे। लखनऊ में रहते थे तो मतलब इनको बिरयानी भी चाहिए और कबाब पराठे भी चाहिए, एग्स भी चाहिए, एवरीथिंग। ही वाज फॉन्ड ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो जब हमारे पास ये आए थे तो इनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी। ग्रॉस सेप्टिसीमिया में थे ये। 38,000 अबव था इनका टीएलसी। और क्रेटनिन 2 बार डायलिसिस होने के बावजूद 6.9 था। हीमोग्लोबिन लो था। एसजीपीटी बहुत ज्यादा था क्योंकि उस वक्त इनको बहुत सारी दवाइयां भी दी जा रही थी। बहुत ओवर मेडिकेटेड थे, ओवर ड्रग थे। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ दिन के बाद की रिपोर्ट है और एडमिट नहीं होना पड़ा था इनको। सेप्टिसीमिया, होम्योपैथी से मैंने इसमें पायरोजेन भी यूज किया था 1 ml में, रिपीटेड डोजेस में, वंस डेली मैंने दिया था। और एसजीपीटी भी कुछ एक आध मेडिसिन मैंने लिवर के लिए भी ऐड करी थी। एसजीपीटी कम हो गया था। हीमोग्लोबिन जो इनका बढ़ा है वो विदाउट ट्रांसफ्यूजन है एंड विदाउट इंजेक्शन है। क्रेटनिन 8.1 है जो कि पहले से ज्यादा है, बट ये बिना डायलिसिस के है। सो जैसे ही मतलब ये हमारे पास अप्रैल में शायद आए थे और मई या जून में इनका डायलिसिस बंद हुआ था। तो फिर दोबारा इनका बिल्कुल जो एंड स्टेज थी जिसमें इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, तब डायलिसिस की जरूरत पड़ी। अदरवाइज इनको 1 साल लगभग डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चलने फिरने लगे थे। व्हील चेयर जो है वो बिल्कुल हट गई थी उनकी। और लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि लाइव केस मैंने इनका प्रेजेंट किया था। तो इन्होंने सबको मतलब वो चीज बताई थी कि मैं कैसे व्हील चेयर पे आता जाता था और अभी मैं कैसे अपने आप से चल फिर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। सो ये सारे सिम्टम्स हमने लिए थे इनके रिपोर्टराइजेशन के लिए। नेक्स्ट। और उसके बेसिस पे कैलकेरिया सल्फ दी थी बिकॉज अगेन दोनों ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो सल्फर के ड्रीम्स थे, ड्रीम्स ऑफ रिलीजियस ड्रीम्स और फ्यूचर इवेंट्स के जो ड्रीम्स थे, एंड जो अनसक्सेसफुल एफर्ट्स के ड्रीम थे, वो कैलकेरिया ग्रुप को बिलोंग करता है। और पेशेंट जो है वो हॉट था। कैलकेरिया के बहुत मार्क सिम्टम्स थे। दे वो ग्रेट क्रेविंग फॉर एग्स और बाकी सारी क्रेविंग्स तो मैंने बताई दी है। So I gave Calcarea Sulf, and Calcarea Sulf is also one of the polycrests. सिर्फ ये स्किन के ट्रबल्स में नहीं यूज होती है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि कैलकेरिया सल्फ का बहुत ही अच्छा होता है। और मेरे पास इसमें बहुत सारी पोटेंसीज हैं। सो आई स्टार्टेड विद 0/5 एंड इट वाज मिराकुलस, इम्प्रूवमेंट वाज मिराकुलस। नेक्स्ट प्लीज। ये एक जो केस है, ये मेरी स्टूडेंट है, अभी 2nd ईयर में है वो। और ये उसके ताऊ का केस है, उसके बड़े पापा का। और वो एकाएक गिर गए थे कुर्सी से। और जब उनको वहां पे केजीएमसी में ये फिर एडमिट थे, तो इनको जब वहां पर ले जाया गया तो बहुत सारी चीजें, वो हैमरेज तो था ही, सीवीए तो था ही, और बाकी भी और
सारी प्रॉब्लम्स थी। और कुछ सिम्टम्स इनके घर वालों ने जो बताए थे वो रिपोर्टाइजेशन में काम आए, बट वो बाद में इनिशियली तो हमने नैट्रम सल्फ दी थी बिकॉज ऑफ दैट हैमरेज, और आर्निका दी थी। नेक्स्ट प्लीज। सो ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। 7.52 पे डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था इनको, और ये केजीएमसी की ही रिपोर्ट है। और कुछ दिन के बाद की क्रेटिन बिल्कुल नॉर्मल आया था, बट एक बार भी इनका डायलिसिस नहीं हुआ था। उस समय इनकी हालत बहुत ही खराब थी, कोमा में थे, बट आई स्टिल इंसिस्टेड कि नहीं, ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा, और आप लोग होम्योपैथी ही दीजिए, डायलिसिस फिलहाल मत करवाइए। और इनको सब चीजों में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे कि शुरुआत में जब कोमा से बाहर आए हैं तो बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बट ये भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर में लास्ट ईयर लखनऊ में, तो उसमें इनका लाइव केस हमने प्रेजेंट किया था, तो ये खुद चल करके आए थे। नेक्स्ट प्लीज। ये क्लॉट था, हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, बट देन पेशेंट मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में था जब हमारे पास वो आए। और ये केजीएमसी का ही पर्चा है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें इन्होंने सीआरएफ ही उसको डायग्नोज किया है। मतलब दे सेड दैट दिस इज नॉट एआरएफ, बट बल्कि सीआरएफ है, क्योंकि जो रीनल पैरेंकाइमल चेंजेस थे, किडनीज में भी कुछ चेंजेस थे। नेक्स्ट प्लीज। ये रिपोर्टोरियल चार्ट है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि नेक्स्ट प्लीज। इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहला जो एक मिनट बैक कर दीजिए प्लीज। सो जो सबसे पहला वो था वो सल्फर आया, और थर्ड पर आ रही है हीपर सल्फ। बट हीपर सल्फ कोई भी केस होता है जो कि चिली सल्फर होता है, सल्फर के सारे सिम्टम्स होते हैं एक्सेप्ट दैट कि पेशेंट बताता है कि उसको ठंड बहुत लगती है या ठंड से एग्रवेशन होता है, तो आई गो फॉर हीपर सल्फ इंस्टेड ऑफ गिविंग सल्फर, और हर बार मुझे सक्सेस मतलब मिला है इसमें। सो इसमें हीपर थर्ड नंबर पे आ रही थी और सल्फर फर्स्ट पे थी, बट द पेशेंट वाज चिली, तो इस वजह से हमने उसको हीपर सल्फ दिया। एंड अगेन इफ द मेडिसिन इज राइट, नो मैटर कोई भी कंडीशन हो पेशेंट की, कितना भी खराब हो, अगर आपका दवा का चुनाव सही है तो बिल्कुल जादू होता है। एंड यहाँ पे एक केस में और भी बताना चाहूंगी कि एक पेशेंट पारस हॉस्पिटल में पटना में एडमिट थे, उनका लंग फेल था, लिवर फेल था, किडनी फेल था, हार्ट फेल था, कोमा में थे, रेस्पिरेटरी फेलियर था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो काम कर रहा हो। वो पेशेंट चूंकि उनके अटेंडेंट्स लखनऊ दवाई लेने के लिए आ गए थे, इस वजह से मैंने उनको एंटरटेन किया। अदरवाइज अगर उन्होंने फोन पे पूछा होता रिपोर्ट्स दिखा करके, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहती कि होम्योपैथी में कोई भी स्कोप है या इस पेशेंट में ही कोई स्कोप है। मुझे बस जब मैंने प्रिस्क्राइब किया है तो मुझे लग रहा था ज्यादा ज्यादा हफ्ते भर की बात है, जैसे ही लाइफ सपोर्ट हटाएंगे तो पेशेंट नहीं बचेगा। और वो पेशेंट कुछ मतलब वो दवाई देते ही लाइकोपोडियम मैंने उनको दी थी, और कुछ दिनों के बाद ही वो होश में आने लगे, धीरे धीरे करके जो लाइफ सपोर्ट था वो धीरे धीरे करके हटने लगा, और पेशेंट पूरी तरह से रिकवर करके पटना में हमारी क्लिनिक थी फर्स्ट फ्लोर पे, लिफ्ट तब वहां पे काम नहीं करती थी, पेशेंट चढ़ करके आए थे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों से मिलने के लिए। सो इस तरह के बहुत सारे और भी केसेस हैं। देयर वाज अनदर पेशेंट, वो भी कोमा में थी, पीजीआई में एडमिट थी, और उसके बाद उसको उसको मैंने हम दवाई कैसे दी कि उनको बोला कि ये कुछ है तेल लगाने के लिए, बिकॉज वो माउथ से कुछ भी नहीं देने देते हैं अटेंडेंट्स को, तो वो बताया कि ये कुछ फूका हुआ पढ़ा हुआ कुछ मंत्र वाला तेल है, तो ये इसको लगाने के लिए स्किन में दिया, और पाम्स और सोल्स में वो लोग अटेंडेंट जितनी बार भी जाते थे वो लगा देते थे उसके पेशेंट के हाथ में, और थोड़ा 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 करके रिस्पॉन्स हल्का हल्का आना स्टार्ट हुआ। And this is something I've used in other hospitals also, like विवेकानंद हॉस्पिटल है यहाँ पर लखनऊ में, तो उसमें भी मैं यूज कर चुकी हूँ। पेशेंट को आईसीयू में एडमिट है और दवाई देने को नहीं मिलता है, तो मैं कह देती हूँ कि स्किन पर जस्ट जाके अप्लाई कर दीजिए, चाहे पानी के साथ मिक्स करके कर दीजिए, चाहे ऑयल के साथ मिक्स करके कर दीजिए, बट स्किन के, और एंड पेशेंट स्टार्ट्स टू रिस्पॉन्ड। सो इसमें जो है वो हीपर सल्फ हमने दी, और बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स है। पेशेंट आज भी अभी ऑफ एंड ऑन ट्रीटमेंट में है, जब वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं
ब्लड प्रेशर की दवाई स्टॉप कर देते हैं तो फिर उनका क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर से जब उनको परहेज बताया जाता है, फिर से उनको जब उनके घर वाले डांटते हैं, दवाई जबरदस्ती खिलाते हैं, तो फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, और ये 72-year-old फीमेल थी। इनका भी क्रेटिनिन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था, और हमारे पास तब ये आई जब इनको डायलिसिस के लिए बता दिया गया था। और इनके केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम था वो डिजायर फॉर जंक फूड था। स्पेसिफिकली इन्होंने बताया कि मुझे जंक फूड बहुत पसंद है और उसके अलावा बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। 72-year-old फीमेल, I mean, which was very important and very remarkable. और बाकी ये भी बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन थी। मतलब पेशेंट की बातों से समझ में आ जाता है कि उसकी ईश्वर में आस्था बहुत ज्यादा है, तो उसी के बेसिस पर हमने प्रिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये उनकी इनिशियल रिपोर्ट है, 6.9 था जब उनको बता दिया गया था कि अब आप फिस्टुला बनवा करके और डायलिसिस के लिए तैयारी करिए और एडमिट हो जाइए। और कुछ ही दिनों के बाद, 2 महीने के बाद, वो मतलब बीच की और भी रिपोर्ट्स हैं, बट हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं बस उन्हीं को लिया है। 5.1 हो गया था 2 महीने के बाद। नेक्स्ट प्लीज। ये यूटीआई क्योंकि इनको अक्सर रहता था, तो 80 to 100 पास सेल्स इनके नॉर्मल थे, और ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा चुकी थी। और यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि देयर वाज अ पैथोलॉजिस्ट, आई मीन एमडी स्टूडेंट इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। तो वो भी हमारे पास तब आई थी जब उन्होंने सारी एंटीबायोटिक्स ट्राई कर ली थी, सब कुछ वो खा चुकी थी। हर 15 दिन पे वो कल्चर करती थी अपना खुद से, और उनको यूटीआई परसिस्टेंटली रहता था और क्रेटिन हमेशा बढ़ा हुआ रहता था। थैंक्स टू होम्योपैथी, थैंक्स टू कैंथरिस्क्यू, थैंक्स टू स्टेफिसिग्रिया, थैंक्स टू परेरा, वही सब मैंने उनको टिंचर्स वगैरह दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ दवाई दी। वो लेडी आज तक बिल्कुल ठीक है और क्रेटिन वगैरह उनका सब नॉर्मल हो गया। और इनके केस में भी कुछ ही दिनों के बाद पास सेल्स जो है वो काफी कम हो गए हैं। बोथ द रिपोर्ट्स आर देयर। नेक्स्ट प्लीज। सो ये इनकी अभी कुछ दिन पहले की फरवरी की रिपोर्ट है, जिसमें कि 2.17 क्रेटिनिन आ गया था, एंड ऑब्वियसली कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी तब से लेके आज तक। नेक्स्ट प्लीज। ये इनकी रिपोर्टोरियल चार्ट है, और इसके बेसिस पर जो इनकी क्रेविंग्स थी, स्पेशली क्रेविंग फॉर लाइक चिकना इनको खाना बहुत पसंद था, पूरी, पराठा, मक्खन, और उसके अलावा जो बर्गर और जंक फूड, उसके बेसिस पर सल्फर प्रिस्क्राइब किया। एंड स्टिल शी इज ऑन सल्फर। लाइक अभी इनका 0/10 चल रहा है, मैंने उसको 0/1 से स्टार्ट किया था। और ओल्ड लोगों में, ओल्ड मतलब अनलेस आई एम वेरी श्योर, मैं कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 से ही स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। बिकॉज एग्रीवेशन कुछ हो सकता है कभी कभार सल्फर देने से या हीपर सल्फ देने से स्किन की कोई प्रॉब्लम किडनी के पेशेंट्स में एग्रीवेट हो जाती है। सो आई रियली लाइक स्टार्ट विथ वेरी लो, मतलब जो लोएस्ट पोटेंसी होती है उसी से मैं स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये 69-year-old मेल है, और ये राजस्थान का पेशेंट है, और इनका वाई वीकली डायलिसिस चल रहा था, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 4 लीटर था। 4 लीटर का मतलब अगर 8 लीटर पानी हफ्ते में निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि यूरिन आउटपुट बहुत ही कम था, क्योंकि पेशेंट को पानी 1 या 1.25 लीटर ही दिया जाता था, और वो पूरा का पूरा डायलिसिस के दौरान निकाल दिया जाता था। यूरिन उसको बहुत ही कम होता था, और बहुत इनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बहुत पुराना था और हमेशा से अनकंट्रोल्ड था। नेक्स्ट प्लीज। ये बिल्कुल अमरीश पुरी टाइप इनका नेचर था, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अक्खड़, बहुत ही मतलब क्रूर सिंह टाइप। बस अपनी चलाना पूरे घर में, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ टोक नहीं सकता कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो मतलब किसी की नहीं सुनते थे। सो नेक्स्ट प्लीज। ये इनका किडनी का साइज है जो कि काफी छोटा हो गया था। नॉर्मली इट इज 10 और 11, अभी इसमें 7.5 के आसपास है। नेक्स्ट प्लीज। ये इनकी क्रेटिनिन की रिपोर्ट है। 9.4 जो है वो 2 बार डायलिसिस के बाद की थी, और HbA1c आप लोग देख ही सकते हैं 10.2 है।
तो मतलब इस बंदे ने परहेज तो कभी किया ही नहीं जिंदगी में, हमेशा मतलब डायबिटीज होने के बावजूद भी हमेशा सब कुछ खाया, और इसी वजह से उनका इतना मतलब जो सीरियस कंडीशन हुई वो इसी वजह से। नेक्स्ट प्लीज। ये विदाउट डायलिसिस रिपोर्ट है, और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल पेशेंट को ठीक करके और लाइक क्रिएटिनिन नॉर्मल कर सकते हैं। मैंने कोई नॉर्मल वाले केसेस बहुत ही कम लिए हैं, बिकॉज अगर मैं सारे केसेस नॉर्मल वाले दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि अरे हमारे पेशेंट में तो नहीं हुआ, इनके केस में कैसे नॉर्मल हो रहा है। तो मतलब डॉक्टर्स को ये फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि हमसे क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिनिन हमेशा नॉर्मल आ जाएगा। अगर पेशेंट को आप रिलीफ भी दे रहे हो, एक डायलिसिस का भी रिलीफ दे रहे हो, लाइक 2 बार डायलिसिस हो रहा है या 3 बार हो रहा है, आपने उसको हफ्ते में एक कर दिया, तो पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इसमें क्रेटिन 7.8 हो गया था विदाउट डायलिसिस, डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया था। नेक्स्ट प्लीज। और इनको ऑब्वियसली मैंने लाइकोपोडियम दिया था। मुझे लगता है कि लाइकोपोडियम बहुत ही झक्की और बहुत ही अकड़ू पेशेंट जो है वो लाइकोपोडियम का होता है। नेक्स्ट प्लीज। So this is I gave it in 50 millismol and he is still better। अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, the patient is still in our treatment। डायलिसिस बीच में कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया था या कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दिया था, निमोनिया वगैरह हो गया था, तो कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट उनका उन्होंने बंद कर दिया था। बट कुछ दिन के लिए डायलिसिस हुआ, आई थिंक 4 or 5 टाइम्स, बट अगेन ही इज विदाउट डायलिसिस। और राजस्थान से इन्होंने मतलब बहुत सारे पेशेंट्स भेजे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये एक ही केस मैं दिखा रही हूँ कि जिसमें कि क्रिएटिनिन नॉर्मल हुआ और आज भी नॉर्मल है, बट इसकी वजह से मतलब डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, सारे के सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। दिस पेशेंट अगेन इज फ्रॉम बिहार, और ये जो है इसके फादर रणवीर सेना के अध्यक्ष थे, और बहुत ही ज्यादा गुस्सा उस्सा आता था इस पेशेंट को, बहुत ही जिद्दी था ये वाला पेशेंट भी। ये पीजीआई में एडमिट थे और इनको डायलिसिस नहीं करवाना था, तो ये लामा हो गए थे, वहां से पीजीआई से भाग आए थे। और जिस समय ये आए थे काफी सूजन थी, हिचकी बहुत ज्यादा आ रही थी जो कि नहीं रुक रही थी, यूरिन आउटपुट बहुत कम था। नेक्स्ट प्लीज। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। 11.5 था इनिशियली क्रिएटिनिन, 2008 का केस है ये, और 1 साल में धीरे 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 करके विद एवरी रिपोर्ट ये नॉर्मल आ गया था। नेक्स्ट। ये उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कि मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले चेंजेस हैं, अक्यूट रीनल फेलियर का केस नहीं था ये। नेक्स्ट प्लीज। ये वही पेशेंट है, ये बेगूसराय में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट ईयर, उसमें हमने लाइव केस इनका प्रेजेंट किया था, और ये आज तक नॉर्मल है। ये लास्ट इन्होंने फरवरी में रिपोर्ट कराई थी तो भी क्रिएटिनिन नॉर्मल ही आया था। ये अल्कोहल बहुत लेते हैं, तो अक्सर इनका एसजीपीटी या एसजीओटी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बट अदरवाइज 6 मंथ्स में एक बार ये टेस्ट वेस्ट करवाते हैं। ही कंटिन्यूज टू बी फाइन, लाइक इट हैज बीन मोर देन लाइक 15 years अप्रोक्सीमेटली। तो 15 साल हो गए इनको ठीक हुए लगभग, और ये आज तक बिल्कुल ठीक है। बट ऐसा हर केस में नहीं होगा, लेट मी रिमाइंड यू कि डू नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा हर केस में हो पाएगा। नेक्स्ट प्लीज। और इनके जो भी सिम्टम्स थे उसके बेसिस पर इनको नैट्रोम्योर दी थी। ही वाज अ प्योर पिक्चर ऑफ नैट्रोम्योर। गुस्सा और हाँ बदला लेने वाली, मैंने रणवीर सेना का इसलिए जिक्र किया क्योंकि जिस पार्ट ऑफ इंडिया को ये बिलोंग करते वहां पे बदला लेने का बहुत ज्यादा वो है। कि मतलब वहाँ जिस अगर कुछ भी किया है किसी ने 10 साल पहले भी कुछ किया है तो उससे बदला लेना है, ये इन लोगों का मतलब मेंटालिटी इसी तरह की थी। उसके बेसिस पे, बिकॉज नैट्रोम्योर में ये चीज बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसके बेसिस पर ये इनको नैट्रोम्योर प्रिस्क्राइब की गई थी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी हमने इंदौर में ये केस प्रेजेंट किया था, हालांकि रिपोर्ट्स में इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि 43-year-old फीमेल है और इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ना हो। फैटी लिवर, सिस्ट, हाइपरकैलेमिया, मतलब बहुत सारी रीनल स्टोन्स, तो इनको हर साल का इनका था कि रीनल स्टोन्स होते रहते थे, और बहुत सारी मतलब फिजिकली बहुत ढेर सारी इनको कंप्लेंट्स थी। नेक्स्ट प्लीज।
ये इनके सिम्टम्स थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कम इतने डरपोक पेशेंट्स होते हैं कि जिनको हर चीज से डर लगता है। ये जो लेडी थी इनको हर एक चीज से मतलब घर में ये अकेले नहीं रह सकती थी, इतना इनको डर लगता था अंधेरे में या अकेले में रात के समय अगर कोई नहीं है तो ये फोन करके बुलाती थी किसी को कि मेरे पास आ जाओ, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये इनकी रिपोर्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि उसमें क्रेटिन अभी नॉर्मल नहीं हुआ है या एकदम ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, बट इम्प्रूवमेंट जो है इनको फिजिकली बहुत सारी प्लेन्स पर, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत सारी चीजों में है। फिजिकली शी इज मच बेटर, द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। नेक्स्ट प्लीज। ये इनका अल्ट्रासाउंड है, पहले डीजे स्टेंट भी था, हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट भी थी, कई सारी, मतलब मैंने जैसे कि पहले बोला। तो ऑफ एंड ऑन को इतना ज्यादा ये सोचती हैं, इतना ज्यादा एंग्शियस रहती हैं, तो इस वजह से इनको ये सारे सिम्टम्स थे। नेक्स्ट प्लीज। उसी के बेसिस पे इनको फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब किया गया था एंड शी इज लाइक परफेक्टली ऑल राइट। इनकी भी शायद फोटोग्राफ होगी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, दिया दूसरा केस आ गया। बहरहाल ये भी इंदौर के उसमें ये भी पेशेंट थी, और जो केस नंबर 9 था वो भी पेशेंट इंदौर आए थे एंड दे वर लाइक इम्प्रूव, दे हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये हमारी केस शीट है और ये इसको डाला इसलिए क्योंकि इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें मिल नहीं रही थी। ये 2008 का ये भी केस है और ये भी जब आई थी तो इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट। इनके भी बहुत सारे सिम्टम्स थे और एंजाइटी सबसे ज्यादा इनके अंदर मार्क थी। नेक्स्ट प्लीज। ये इनकी रिपोर्ट है 2008 की, जो ओरिजिनल थी वो मिल नहीं पाई थी, सो मैंने प्रिस्क्रिप्शन का ही वो इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट। 2.63 था तब ग्रेड में। नेक्स्ट प्लीज। अभी लास्ट रिपोर्ट में 1.43 है विच इज एज क्लोज टू नॉर्मल, बट अगेन इसमें भी यही है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे, पेशेंट को कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा थी एंड धीरे 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 करके ओवर द इयर्स एक तो वो मेंटेन किया हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स ने उसी समय बोल दिया था कि अब आप डायलिसिस है तो फिर क्रिएटिनिन कम नहीं होता है और ज्यादा बीमारी। हेलो, कैन आई कंटिन्यू? Yes, doctor. Sorry, there was somebody speaking. But हमारे पास आखिरी के 10 मिनट बचे हैं तो एक थोड़ा क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड, लाइक आप फास्ट इसको चला दीजिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगी। जस्ट नेक्स्ट, स्किप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इनको आर्सेनिक दिया था बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। दिस इज द स्टडी, इट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड सिंगल ब्लाइंड स्टडी एंड 1121 पेशेंट हमने लिए। द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये etiology है, this is all data. Next. These are the medicines which were prescribed and Natramure बहुत ही important medicine है इसके लिए, रीनल फेलियर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब ऐसे हमने किसी को पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग के लिए नहीं दिया Natramure, बट कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। ये और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हमने यूज किया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट। So this is what we concluded, that homeopathic medicines are really useful. मतलब quality of life improve करने के लिए तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बट आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं होम्योपैथी से। नेक्स्ट प्लीज। ये डाइट है जो कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि ध्यान रखना पड़ता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन सम अदर सेशन। नेक्स्ट प्लीज। Next. 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 Next, please. Next. This is a book on renal failure, which we are writing, me and my team. So it will be soon available. Next, please. B. Jain is publishing that book. ये mentorship पे है book, which is very important because mentorship is very very important. आप सिर्फ किताबों से पढ़ करके अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बन सकते हैं unless and until you have a mentor. Next, please.
This is another book which I wanted to share, मतलब my experiences की बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं बट जो कि बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हैं, सो कैसे अच्छा पैसा कमाया जाए, दिस होम्योप्रेन्योर बुक इज अबाउट दैट एंड ये भी अभी इसमें भी तैयारी चल रही है, सो यू विल सून गेट इट. I think that is all for today. Next please. Yes, thank you so much. So we can start with the question answer. थैंक यू डॉक्टर लुबना. अब हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए. हम 1 या 2 सवाल ले सकते हैं, हमें 8 बजे से पहले रैप अप करना है. कोई सवाल पूछना चाहेगा प्लीज? किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं. Anything related to anything. Yeah, hi, good evening, everyone. Hi. Good evening. Hello, ma'am. Virendra Upadhyay this side. So I have recently connected with you. I have my wife, Kavita Upadhyay. So we just saw your seminar, which is going to happen today, and we have attended it now. Very well explained each and every scenario. Thanks a lot for that. Just I'm curious about that. We are on your medication now. We are taking the medicines basis your prescriptions, but now I just want to understand about the diet thing that my wife is really much, she's having a lot of craving about the foods. So as most of things are restricted for her. So just want to know कि कैसे अभी how to mold her. नहीं, मैंने आपकी शायद मैं मिनट्स बंद करवाए थे, if I remember correctly, है ना? हाँ, सो नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बंद है. एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के बाद हम थोड़ा सा डाइट में मतलब लीनियंसी कर सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल आई सी एनी इम्प्रूवमेंट, तब तक जो डाइट है आपको वही स्टिक करनी है. और डाइट के लिए ना बहुत एक मतलब इतना ही समय चाहिए है उसको डिस्कस करने के लिए. लाइक मतलब हम क्यों केला क्यों बंद करते हैं, अनानास क्यों बंद किया है, बाकी सब्जी क्यों नहीं खा सकते हैं, क्यों लौकी तुरई पे रखते हैं. तो ये बहुत ही वास्ट वो है. बट हाँ, ये कि अभी जो डाइट उनको बताई गई है वो कुछ दिनों के लिए वही बिल्कुल वही डाइट चलेगी. अभी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है. It is I agree that it is a very strict diet, but abhi we cannot afford, No issues, ma'am. I'm getting your point. Thank you so much. हाँ जी, हम एक और सवाल ले सकते हैं. अगर कोई डॉक्टर पूछना चाहेगा तो प्लीज पूछेगा. First book is about renal failure. It is we are working on that book. It is already, I mean, with BJAN. So BJAN will be publishing that book. मतलब the moment it is completed. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लुबना आपका. आप आए अपना कीमती वक्त निकाल के और आपने बड़े अच्छे हमारे साथ केसेस आपने बताए. हमारे को बड़ा अच्छा लगा. बड़ा आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो देख के भी हमें काफी अच्छा लगा कि होम्योपैथ में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस वे ऑफ मेडिसिन को थोड़ा और ऑर्गेनाइज वेल स्ट्रक्चर में लाना चाहते हैं. तो बहुत अच्छा लगा. हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे साथ आए हमारे इस प्लेटफॉर्म में. आप कभी मौका मिले, आपके पास टाइम हो तो प्लीज जरूर आइएगा. और बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू टुडे. Thank you everyone. Thank you so much.